नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 25th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वे सभी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस से जुड़े हुए हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को जरूर शेयर करें। पहला सवाल, फॉर वाटर टू बी कंसिडर्ड सॉफ्ट द टोटल हार्डनेस शुड नॉट एक्सीड। अगर सॉफ्ट वाटर है तो उसका टोटल हार्डनेस मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 100 ppm, 200 ppm, 75 ppm या 250 ppm? और सही उत्तर है 75 ppm। पानी सॉफ्ट है तो उसका टोटल हार्डनेस बहुत कम होना चाहिए, 75 ppm, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस मेक्स हार्ड वाटर मोर पैलेटेबल? पैलेटेबल मतलब टेस्टी, तो हार्ड वाटर मोर टेस्टी होता है सॉफ्ट वाटर के मुकाबले, हम सभी जानते हैं, क्योंकि उसमें कुछ आयंस होते हैं। वो कौन से आयंस होते हैं? बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स या सोडियम एंड कैल्शियम आयंस? सही उत्तर है बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट आपको याद होगा, जब बेकिंग सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट आयंस से पानी ज्यादा टेस्टी होता है, ठीक है। एक्सेसिव फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस? तो ड्रिंकिंग वाटर में अगर फ्लोरिन जरूरत से ज्यादा है तो कौन सी बीमारी हो सकती है? डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस, बोथ ए एंड बी, या केरेटोसिस? केरेटोसिस एक तरह का स्किन डिजीज है जो आर्सेनिक से होता है, और आर्सेनिक अगर वाटर में ज्यादा होता है तो उससे केरेटोसिस होता है और बाद में केरेटोसिस ही स्किन कैंसर का रूप ले लेता है। तो केरेटोसिस तो आर्सेनिक से जुड़ा हुआ है। तो फ्लोराइड की कमी से होता है बोथ ए एंड बी। डेंटल फ्लोरोसिस मतलब कि क्या होगा कि दांत में जो है पीला पड़ने लगता है, और स्केलेटल फ्लोरोसिस मतलब फ्लोरिन ज्यादा है तो हड्डियां जो होती हैं वो डिफॉर्म्ड होने लगती हैं, तो वो दोनों ही दिक्कत होती है। क्वेश्चन 4, अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लोराइड 0.7 to 1.2 ppm is needed in drinking water for healthy teeth and bones. When water lacks fluorine it causes, तो फ्लोराइड ज्यादा होने से प्रॉब्लम है, फ्लोराइड कम होने से भी प्रॉब्लम होता है। एक मिनिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड जरूरी होता है और वो मिनिमम लेवल यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जब फ्लोराइड पानी में कम होता है तब कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, डेंटल कैविटीज और टूथ डिके, डिफॉर्म्ड बोन्स, मिथेमोग्लोबिनेमिया या सिलिकोसिस? तो सिलिकोसिस जो होता है वो सिलिका डस्ट के इनहेलेशन से होता है, वो एक लंग का डिजीज होता है और वो ग्लास इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को होते हैं, क्योंकि ग्लास इंडस्ट्री में सिलिका का इस्तेमाल होता है, सिलिका डस्ट निकलता है, वर्कर्स वहां सिलिका डस्ट इनहेल करते हैं और तभी सिलिकोसिस होता है। विथ हेमोग्लोबिनीमिया जो है वो दूसरी किसी पोल्यूटेंट की वजह से होता है, जिसके बारे में हम आगे के सवालों में डिस्कस करेंगे। डेंटल कैविटीज और टूथ डिके ये सबसे कॉमन कॉज है जब फ्लोराइड कम होता है पानी में, तब कि फ्लोरीन अगर पानी में बहुत कम होता है तो दांत में कैविटी होती है और धीरे धीरे दांत सड़ने लगते हैं, इसलिए फ्लोराइड टूथपेस्ट होता है आजकल, ठीक है। और वाटर बोर्न डिजीजेस के बारे में, फ्लोरोसिस के बारे में या मिथेमोग्लोबिनीमिया के बारे में या और जितने वाटर बोर्न डिजीजेस होते हैं उन सब के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है लेक्चर फॉर्म में, और वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको जरूर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज अफेक्टेड बाय कॉपर पोल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? तो अगर पानी में कॉपर पोल्यूशन है, कॉपर ज्यादा है ड्रिंकिंग वाटर में, तो कौन से ऑर्गन अफेक्ट होंगे? आईज, बोन्स, लिवर या लंग्स? सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है लिवर, ठीक है। कॉपर पोल्यूशन से अफेक्ट होता है लिवर, और एक्सट्रीम केसेस में किडनी भी अफेक्ट हो सकता है, पर सबसे ज्यादा लिवर। किडनी यहाँ कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए लिवर। मिथेमोग्लोबिनेमिया causes caused by nitrate pollution in drinking water is also called, तो अभी मैंने आपको बताया था ना, मिथेमोग्लोबिनेमिया नाइट्रेट पोल्यूशन से होता है। ड्रिंकिंग वाटर में अगर नाइट्रेट ज्यादा है तो मिथेमोग्लोबिनेमिया होता है, और उसको और क्या कहते हैं? ब्लैक लंग डिजीज? नो, क्योंकि ब्लैक लंग डिजीज होता है वो कोल वर्कर्स में होता है। कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं उसको, और उसी को ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं। जब कोल डस्ट इनहेल किया जाता है, कोयले का जो डस्ट होता है, अगर कोयले की खदान में वर्कर्स काम करते हैं तो वो इनहेल करते हैं और उससे उनको ब्लैक लंग डिजीज होता है, तो नाइट्रेट पोल्यूशन से नहीं। इसके अलावा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, पिंक बेबी सिंड्रोम होता है, केरेटोसिस होता है। केरेटोसिस मैंने अभी आपको कहा कि वो आर्सेनिक से जुड़ा हुआ है और वो एक स्किन का इश्यू है, और पिंक बेबी सिंड्रोम नाम का कोई डिजीज नहीं होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम बच गया और वही आंसर है। मिथेमोग्लोबिनेमिया में क्या होता है, बच्चे नाइट्रेट पोल्यूटेड वाटर को अगर पीते हैं तो उनकी स्किन नीली पड़ जाती है, क्योंकि स्किन में जो ऑक्सीजन कैरिंग की, जो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो खून जो है वो काला पड़ जाता है, स्किन नीली पड़ जाती है,
और उसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रेट पोल्यूशन इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ बेरियम। तो बेरियम का लेवल अगर पानी में हाई है ड्रिंकिंग वाटर में, तो कौन सी बीमारी होती है? तो केराटोसिस तो नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया। ब्लैक लंग डिजीज भी नहीं होता है। लंग के डिजीजेस यूजुअली एयर पोल्यूशन से होते हैं, किसी भी तरह के एयर पोल्यूशन। ठीक है। तीसरा बचा हाइपोकलेमिया, रिडक्शन इन ब्लड पोटेशियम लेवल्स। तो बेरियम जब आपका ड्रिंकिंग वाटर में ज्यादा होगा तो ब्लड से पोटेशियम को रिप्लेस करता है, तो ब्लड में पोटेशियम के लेवल कम हो जाते हैं और वही हाइपोकैलेमिया होता है। और इससे अक्सर मिर्गी, पैरालिसिस, इस तरह की भी इश्यूज हो सकते हैं जब बेरियम का लेवल आपके ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following laws governs the settling velocity of inorganic particles in a sedimentation tank? सेडिमेंटेशन टैंक में जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स का सेटलिंग वेलोसिटी होता है, कितनी तेजी से इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सेटल होंगे, उसके लिए कौन सा लॉ जिम्मेदार है? डार्सीज लॉ? नो। डार्सीज लॉ इज एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पोरस मीडियम। ठीक है। तो स्टोक्स लॉ, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द अबव। स्टोक्स लॉ सेटलिंग वेलोसिटी के लिए होता है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? The settling velocity of inorganic particles less than 1 millimeter diameter in a sedimentation tank is proportional to the square of their diameter. Yes, जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनका settling velocity is directly proportional to the square of their diameter. ठीक है। और जो settling velocity of inorganic particles which are more than 1 mm in size, in a 1 mm in diameter in a sedimentation tank is directly proportional to the diameter. और बड़े पार्टिकल जो होते हैं 1 mm से, उनका सेटलिंग वेलोसिटी उनके डायमीटर के प्रोपोर्शनल होता है। दोनों बातें सही हैं। 3, fine suspended impurities are removed from water via sedimentation, making fine screens redundant in modern water treatment facilities. फाइन स्क्रीन होते हैं, जो बहुत फाइन स्क्रीन होते हैं, वो 1 mm और के आसपास के पार्टिकल्स को रिमूव करने वाले, तो उतने फाइन स्क्रीन अब सूएज ट्रीटमेंट में या ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, क्योंकि उस तरह के छोटे पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा हटा लिए जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, फाइन स्क्रीन अब यूज नहीं होते हैं, उसकी जगह सेडिमेंटेशन टैंक यूज होता है। ठीक है। तो आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नॉट ट्रू तो नन ऑफ द अबव, सभी ट्रू है। ठीक है। क्वेश्चन 10, पार्टिकल्स हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी एज लो एज डैश कैन बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब हम जानते हैं वेट ऑफ एनीथिंग इन रिलेशन टू वाटर। तो किसी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 है तो वो पानी के जितना ही भारी है। किसी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 से ज्यादा है तो वो पानी के मुकाबले ज्यादा भारी है। तो जो पार्टिकल्स रिमूव होते हैं सेडिमेंटेशन में, जाहिर है वो पानी से ज्यादा भारी होंगे तभी रिमूव होंगे। तो कम से कम कितना भारी होना चाहिए उस पार्टिकल को, पार्टिकल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कम से कम कितना होना चाहिए कि सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा उसको हटाया जा सके? और यहाँ सही उत्तर होगा 1.2। पार्टिकल्स हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी एज लो एज 1.2 कैन बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। तो पानी के मुकाबले अगर 1.2 गुना ज्यादा भारी है तो वो भी सेडिमेंटेशन से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है या 1.1 है तो वो उतना भारी नहीं है और तब वो सेडिमेंटेशन से हटाया नहीं जा सकता है, फिर उसके लिए हमको कोआगुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन 11, fill in the blanks. Increasing water temperature dash will dash sedimentation process. तो वाटर टेम्परेचर के बढ़ने से सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होगा? स्पीड अप हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन कैन रिमूव अप टू इतना परसेंट इंप्योरिटीज। कितने परसेंट? द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन कैन रिमूव अप टू 70% इंप्योरिटीज। ठीक है। पार्टिकल्स हैविंग अ सेटलिंग वेलोसिटी डैश देन सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक आर रिमूव्ड ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। सेटलिंग वेलोसिटी और सरफेस लोडिंग का रेशियो, सेटलिंग वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो वो पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन के दौरान रिमूव हो सकेंगे, क्योंकि सरफेस लोडिंग तो होती है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर कितने टाइम में इनलेट से आउटलेट तक गया, कितना क्लैरिफाई होकर निकल रहा है। सेटलिंग वेलोसिटी को ज्यादा होना चाहिए। मोर पार्टिकल्स हैविंग अ सेटलिंग वेलोसिटी मोर देन सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक आर रिमूव्ड ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। ठीक है। डैश surface loading rates in a continuous flow sedimentation tank ensures better removal of sediments. ठीक है। तो लोअर सरफेस लोडिंग रेट कि धीरे धीरे अगर पानी निकल रहा है सेडिमेंटेशन टैंक से तो ज्यादा अच्छा सेडिमेंटेशन होगा, ज्यादा रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following factors does not affect surface loading?
कौन सा फैक्टर है जो सरफेस लोडिंग को इफेक्ट नहीं करता है? डिस्चार्ज करता है, ब्रेड्थ ऑफ द टैंक करता है, लेंथ ऑफ द टैंक करता है, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। और डिस्चार्ज कितना पानी है वो भी इंपॉर्टेंट होगा। जो अफेक्ट नहीं करता होता है वो होता है डेप्थ ऑफ द टैंक, कितना गहरा वो टैंक है, वो उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है सरफेस लोडिंग में। ठीक है, fill in the blanks. Which dash is most commonly used coagulant in drinking water treatment? कौन सा कोगुलेंट सबसे आसानी से सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? एलम, फिटकरी, वो एल्यूमिनियम का सॉल्ट है, वही यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा तो होगा एलम। बी, डैश इज द मोस्ट सुटेबल कोगुलेंट फॉर एसिडिक वाटर। कौन सा कोगुलेंट एसिडिक वाटर के लिए मोस्ट सुटेबल है? इसका सही उत्तर है क्लोरिनेटेड कॉपरस। ठीक है, और क्लोरिनेटेड कॉपरस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फेरिक सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड इज नोन एज क्लोरिनेटेड कॉपरस and is a valuable coagulant for removing colors, especially in a low pH value. ठीक है, जब एसिडिक वाटर होगा तो यही बेस्ट कोगुलेंट होता है। तीसरा, डैश वाटर इज बेटर सुटेड फॉर कोगुलेशन। तो एल्कलाइन वाटर इज बेटर सुटेड फॉर कोगुलेशन। ठीक है, क्योंकि एसिडिक वाटर में ज्यादातर कोगुलेंट्स काम नहीं करते हैं, सिर्फ क्लोरिनेटेड कॉपरस काम करता है। क्वेश्चन 14, हाउ मच स्लो do slow sand filters function in comparison to rapid sand filters? तो स्लो सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर के मुकाबले कितना स्लो है? 10 गुना, 20 गुना, 5 गुना या 30 गुना? सही उत्तर है 30 गुना स्लो है। बहुत ही स्लो होता है लेकिन ज्यादा एफिशिएंट होता है। द माइक्रोबियल एफिशिएंसी रिमूवल ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स एंड रैपिड सैंड फिल्टर्स रिस्पेक्टिवली इज। अब सवाल है कि स्लो सैंड फिल्टर ज्यादा इफेक्टिव होता है तो इसका मतलब वो माइक्रोब्स को ज्यादा रिमूव करता है, और रैपिड सैंड फिल्टर्स रिलेटिवली कम एफिशिएंट है तो माइक्रोब्स को कम रिमूव करेगा। तो कितना रिमूव करता है दोनों? स्लो सैंड फिल्टर अबाउट 99% एंड रैपिड सैंड फिल्टर अबाउट 90%। ये एक ऑप्शन है। ऑप्शन बी में है अबाउट 95% एंड 80%, ऑप्शन सी में 100% एंड 80%, ऑप्शन डी में 90% एंड 60%। सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्लो सैंड फिल्टर रिमूव्स 99% ऑफ द माइक्रोब्स एंड रैपिड सैंड फिल्टर्स रिमूव्स अबाउट 80 to 90% ऑफ द माइक्रोब्स। 90% मैक्सिमम रिमूवल दोनों फिल्टर्स का यही होता है, 99 और 90% रिस्पेक्टिवली, और स्लो सैंड फिल्टर ज्यादा रिमूव करता है 99%। ठीक है, क्वेश्चन 16, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स एंड रैपिड सैंड फिल्टर्स रिस्पेक्टिवली इज। स्लो सैंड फिल्टर का और रैपिड सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है? तो ए ऑप्शन है 25 to 50 मिलीलीटर्स पर डे पर हेक्टेयर फॉर स्लो सैंड फिल्टर and 700 to 1400 milliliters per day per hectare for rapid sand filters. दूसरा ऑप्शन है 50 to 80 milliliters per day per hectare for slow sand filter, 700 to 1400 milliliters per day per hectare for rapid sand filter. तीसरा है 80 to 100 milliliters per day per hectare for slow sand filter and 1000 to 1400 milliliters per day per hectare for rapid sand filter. इसका सही उत्तर है ए, स्लो सैंड फिल्टर्स बहुत ही स्लो होते हैं इसलिए वो बहुत कम पानी फिल्टर कर पाते हैं, तो 25 to 50 मिलीलीटर्स पर डे पर हेक्टेयर ऑफ सरफेस एरिया ही कर पाते हैं। आंसर इज ए। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। पीएच ज्यादा तो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी कम। करेक्ट है। दस डिसइंफेक्शन इज क्विकर एट लो पीएच वैल्यू। जब लो पीएच होगा तो डिसइंफेक्शन ज्यादा क्विक होता है। सही है, जब पहला सही है तो दूसरा भी उसी हिसाब से सही होगा ना। अब देखें तो तीसरा, इन लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग बोथ कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज रिड्यूस्ड। ये भी सही है, जो लाइम सोडा प्रोसेस होता है वाटर सॉफ्टनिंग का, उससे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नॉन कार्बोनेट दोनों ही हार्डनेस रिमूव हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि लाइम सोडा ऐड करना पड़ता है तो उसका प्रेसिपिटेट बहुत बनता है, इसलिए ये वाटर सॉफ्टनिंग का जो तरीका है ये बहुत उपयोगी नहीं माना गया, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा और फिर उस प्रेसिपिटेट को आपको हटाना होगा। ठीक है, तो डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट स्टेटमेंट सभी हैं, डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 18, algal growth in water can be controlled by A, bleaching powder, B, copper sulfate, C, both A and B या D none of the above? सही उत्तर है C, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर और कॉपर सल्फेट दोनों डिसइंफेक्टेंट है और दोनों ही एल्गी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। परंतु जब ड्रिंकिंग वाटर की बात आती है तो कॉपर सल्फेट ज्यादा प्रेफर किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के मुकाबले। ठीक है, एल्गल ग्रोथ के लिए, कंट्रोल के लिए। हाउ कैन वी रिमूव आयरन एंड मैंगनीज फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर? पीने के पानी से आयरन और मैंगनीज को कैसे हटाया जा सकता है? फिल्ट्रेशन आफ्टर ऑक्सीडेशन, पहले उस पानी को में
एयर डाल के उसको ऑक्सीडाइज कराएं या कोई केमिकल डाल के ऑक्सीडाइज कराएं और फिर उसको फिल्टर कर लें, सही है। दूसरा, एरेशन फॉलोड बाय कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन, पहले हम उसको एयर डालें और फिर उसको कोगुलेशन करें ताकि वो सॉल्ट अलग हो जाए आयरन और मैग्नीज का, और फाइनली उस पानी को हम फिल्टर करें। तो ये दोनों ही सही है, ए भी सही है बी भी सही है, दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड लेवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज पोल्यूशन इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, आपके पास जो अवेलेबल है रिसोर्स और जो आयरन और मैग्नीज का ड्रिंकिंग वाटर में लेवल है पोल्यूशन का, उन दोनों पर डिपेंड करेगा कि आप ए लेंगे या बी, पर दोनों प्रोसेसेस मिलते जुलते हैं। Question 20. Which of the following tests is conducted to confirm that water is contaminated with fecal matter? इनमें से कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ये कंफर्म करने के लिए कि वाटर में फीकल मैटर, फीकल मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है। फंगल कॉलोनी एनालिसिस, नो, क्योंकि फंगल कॉलोनी तो अगर वाटर में कोई फीकल मैटर नहीं है और सिंपली आपने वाटर को एयर से एक्सपोज रखा है तो फंगल स्पोर्स उसमें वैसे भी आ जाएंगे, तो अगर उसकी एनालिसिस आप करेंगे तो फंगल कॉलोनी आपको मिल जाएगी। सेम विद बैक्टीरिया, कोई भी वाटर अगर सरफेस वाटर है एक्सपोज है और उसको आप ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं तो जाहिर है कि उसमें थोड़े बहुत बैक्टीरिया वैसे भी मिलेंगे आपको। पर कॉलीफॉर्म टेस्ट फीकल मैटर की अपनी ह्यूमन एक्सक्रीटा का कहीं उसमें कुछ अंश तो नहीं है, वो कॉलीफॉर्म टेस्ट से ही पता चलता है कि कॉलीफॉर्म ह्यूमन फीकल मैटर में होता है। ठीक है, कॉलीफॉर्म टेस्ट एक बायोलॉजिकल टेस्ट है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है कॉलीफॉर्म, उसको उसको देखा जाता है कि इसमें वो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है कि नहीं, अगर है तो इसका मतलब जो वाटर सप्लाई है वो सब फीकल मैटर से कंटेमिनेटेड है और उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए डिसइंफेक्शन के लिए या उस फीकल मैटर के कंटेमिनेशन को रोकने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक और प्रैक्टिस टेस्ट में, तब तक के लिए इजाजत। प्रैक्टिस करते रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।